Hello and welcome. Today we are going to start a new chapter in statics. Statics is a part of mechanics, and the title of the topic is Forces Acting on a Rigid Body. Force act हो रहा है किस पे? Rigid body पे. So before that we have to understand what is rigid body. And after understanding the rigid body, we will apply the forces on that body and we'll see what will be happen. So, rigid body क्या होता है? Rigid body बोल रहा हूं मैं, dead body नहीं, rigid body. Rigid body मतलब ऐसा बोल दो ना, solid है एकदम solid. What is solid? Is every solid body is rigid body? वो बोलने का रहता है सॉलिड है, बट व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी? आप एक बलून लीजिए, बलून, ठीक है, उस बलून को हवा ब्लो करने से पहले उस बलून के ऊपर 2 पॉइंट मार्कर से कीजिए, and you join these 2 points and you just measure the distance between these 2 points. Suppose it is 10 centimeter. So what is the distance between 2 points on that balloon? 10 centimeter. And when you blow the air inside the balloon, तो balloon क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, है ना? बर्थडे पार्टी में वगैरह आपने फुलाए होंगे, तो और एक बार फुला के देखो, एक बलून ले लो, उसके ऊपर 2 मार्कर से पॉइंट करो, उनको ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन से, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करो और उसके बाद उसमें हवा भरो. हवा भरने के बाद वो फूल जाएगा और फूल जाने के बाद वो जो आपका जो 10 सेंटीमीटर का सेगमेंट था उसको अगेन काउंट करो. वो 10 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा मतलब क्या होगा? बढ़ जाएगा मतलब the geometrical position of the points on that body, on that balloon will be changed. Shape of the body changed. Size of that balloon changed. Why it is changing? Because of the force due to the air. जिस हवा से आपने उसको फुलाया है वो हवा वहां पर फोर्स का काम करेगी. तो इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर, उस बलून के ऊपर जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो बलून का साइज एंड शेप चेंज हो गया, उसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई. हाउ टू चेक द ज्योमेट्री हैज बीन चेंज? You just take the 2 points on the body before applying the force, join these 2 points, measure the distance and then apply the force. और अप्लाई फोर्स करने के बाद अगर उस डिस्टेंस में बदलाव आ गया या कम हो गया या ज्यादा हो गया तो दैट बॉडी इज इलास्टिक बॉडी. एंड इलास्टिक इज द बिल्कुल रिवर्स वर्ड है रिजिड बॉडी. So how you define rigid body? तो रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होना चाहिए व्हेन यू अप्लाई द फोर्स. अब देखिए, आप जब छोटे थे, 3-4 साल के थे, फोटो निकाल के देखिए आप आपकी, उसमें आप दिखेंगे. और आपका जो ज्योमेट्री है, मतलब इफ यू मेजर योर हाइट फ्रॉम द टिप ऑफ द हेड एंड द फुट, वो हाइट मान लीजिए 2-2.5 फीट रहेगा. लेकिन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब आप ग्रो हो जाओगे तो आपकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, आपकी हाइट बदल जाएगी. लेकिन मुझे आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आवर बॉडी इज नॉट रिजिड बॉडी, क्योंकि उसमें चेंज हो गया. बचपन में मेरा हाइट कम था, नाउ अब मेरी हाइट कुछ है, 5 फुट, 5.5 फीट या 6 फीट, व्हाटएवर. तो ज्योमेट्री में चेंज हो गया, लेकिन बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई नहीं हो रहा था.
इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, लेकिन ज्योमेट्री चेंज हो गई। दैट्स व्हाई आवर बॉडी इटसेल्फ इज नॉट अ रिजिड बॉडी। ये जो आईब्रो रहते हैं ना, आईब्रो, ये देखिए, ये बाल सर के जो है ना बढ़ते हैं, कट करना पड़ता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते हाइट आपकी एक लेवल पे आ जाती है, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, स्टक हो जाती है। आईब्रो लंबे लंबे नहीं होते हैं, वो भी स्टक हो जाते हैं। कान का साइज उतना ही रहता है, लेकिन जब छोटे थे तो छोटा था, लेकिन वो बढ़ते 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 इतना एक कैपेबल हो गया, एक एक एक, एक एट द पॉइंट वो बढ़ गया, उसके बाद उसने बढ़ना बंद कर दिया। तो व्हाट इज रिजिड बॉडी? कि ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो, तो फोर्स की वजह से वो बॉडी का शेप एंड साइज दोनों भी चेंज नहीं होता है। और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द शेप एंड साइज हैज बीन चेंज और नॉट, you just take the 2 points, join them by a straight line, calculate the distance, and when you apply the force, if that distance will be changed, then you can say that this is elastic body, this is not rigid body. So जैसे क्रिकेट का बॉल होता है, क्रिकेट का बॉल आप देखते होंगे, जब एक कोई बॉलर बॉल डालता है, डिलीवर करता है, उसके बाद स्लो मोशन में जब वो दिखाते तो वो बॉल ऐसे आगे जाता है बैट्समैन की तरफ, और जब वो आगे जाते रहता है तो अपने आप में रोटेट भी होते रहता है। तो उस बॉल को हम एक रिस्पेक्ट में रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। लोहे का रॉड है, अब लोहे का रॉड आप अपनी हाथों से, अपनी ताकत से उसको फोल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी ताकत जो है उसको फोल्ड नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब आपकी ताकत के रिस्पेक्ट में वो रॉड रिजिड है। इसका मतलब वो परमानेंटली रिजिड है ऐसा नहीं है। आप हटिए, कोई एक ऐसी मशीन बड़ी हेवी लाइए, उसमें उसको डाल दीजिए, वो मशीन उसको फोल्ड करेगी, पिघला देगी, उसको पतला बना देगी, तो उसका ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा due to that machine, and then we can say that अगर उसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई तो वो रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी जो होती है, इट इज आइडियल बॉडी, इट इज आइडियल बॉडी। मोस्टली perfectly rigid body does not exist. I am saying perfectly rigid body does not exist because लोहे का रॉड आपकी ताकत के हिसाब से रिजिड है, लेकिन किसी हेवी मशीन के लिए वो रिजिड नहीं है, वो उसको मोल्ड कर सकता है। So the characteristic of rigid body is this: in this world no body exist which is called as a rigid body. So that's why for the purpose of study, for the practical purpose, we can consider a body whose geometry or whose shape and size will not be changed when you apply the force. So how you can define rigid body? A rigid body is a body which or whose geometric shape and size remains unchanged under the action of external force. Now, how you can identify whether this shape and size remain unchanged? So, before applying the force, you mark 2 points on the body, you join them like this. Suppose this is a body, okay? You mark these 2 points, A and B, join them by a straight line, and suppose this is 10 centimeter. Now you apply the force. खींचो, उसको compress करो, whatever. अगर आपने उसको खींचा या उसको कॉम्प्रेस किया, दबा दिया ऐसे, और वो दब गया,
तो डेफिनेटली ये पॉइंट एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और जब ये नजदीक आएंगे तो इसका डिस्टेंस जो पहले 10 सेंटीमीटर था वो 10 सेंटीमीटर नहीं रहेगा। तो आप क्या बोलोगे उसको कि दिस बॉडी इज नॉट अ रिजिड बॉडी। तो जिसमें एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करके भी अगर इस बॉडी में कोई साइज एंड शेप में बदलाव नहीं आता, ये डिस्टेंस जो था 10 सेंटीमीटर वो हमेशा 10 सेंटीमीटर ही रहता है, then you can say that this is a rigid body. Okay? क्रिकेट का बॉल हो सकता है, पत्थर हो सकता है, लोहे का रॉड हो सकता है, ये फोन हो सकता है, एवरीथिंग। लेकिन आप रबर का शीट लेंगे, रबर का, और उसको अगर आप स्ट्रेच करेंगे, इफ यू आर स्ट्रेचिंग द रबर शीट, इट्स शेप एंड साइज विल बी चेंज। And in that case, that body is not rigid body. It is called as elastic body. The opposite word of rigid body is elastic body. And in the world, no body is perfectly rigid. And that's why if we want to study the forces acting on a rigid body, we have to consider such a body in which this thing is happening when you apply the external force. So try to understand the abstract meaning of the rigid body. Okay. Now, suppose this is a rigid body. आप पत्थर ले लो, क्रिकेट का बॉल ले लो, रबर वाला नहीं, वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बॉल रहता है ना, इसका लेदर का हेवी वाला, वो बॉल लीजिए समझने के लिए। क्या होगा? When you apply the force, suppose this is one body, and when you apply the force from this side on this body, and this body is free to move, then what happen? Tell me what happen? अगर किसी एक बॉल है, उसको आप ऐसा फेंक देते हो या उसको आप किक मारते हो फुटबॉल को, तो क्या होगा? The body will start to move in the direction of force. मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया है, उस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगी। तो मतलब अगर ये एक रिजिड बॉडी है, and when you apply the external force F bar in this direction, then this body is started to move in this direction. वो कुछ देर के बाद यहां आ जाएगी। तो इसका जो मोशन हो गया, it is along the straight line, and that's why this motion of rigid body is called as translational motion, और लाइन के अलोंग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर मोशन। अब बॉलर ने क्रिकेट में बॉल डाल दिया तो वो तो बैट्समैन की तरफ सीधा जाएगा, पिच के ऊपर से तो सीधा जा रहा है, दैट इज व्हाट लीनियर मोशन, एक लाइन में जा रहा है आगे। कार देखी होगी आपने, कार को आप जब स्टार्ट करके गियर डालते हो और रोड पे वो सीधी चलती है, रोड पे ऐसा नहीं होती है खिलौने की कार की जैसा स्ट्रेट। तो कार भी तो आपकी क्या हो गई, एक रिजिड बॉडी समझ लीजिए। एंड व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, या कार आपकी बंद हो गई बीच रास्ते में और पीछे से दो लोगों को आपने बोला कि भाई ये 10-10 रुपए ले लो और धक्का मारो, तो वो जिस डायरेक्शन में धक्का पुश कर रहे हैं, पुश, उस डायरेक्शन में कार क्या हो जाएगी, सीधी आगे जाएगी along the straight line. That is called as a linear motion of the rigid body. लेकिन you know that earth is moving around the sun, or when earth is moving around the sun, earth itself is moving around itself along the axis. मतलब आपने किसी एक बॉल को
दीवार पे फिक्स कर दिया, कीला ठोक दिया उसको किसी एक या फेविक्विक से उसको अटैच कर दिया दीवार को, देन वो मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बॉल को एक रस्सी बांध दिया और उसको ऊपर टांग दिया तो वो लीनियर में नहीं जाएगा, वो रोटेशन में आ जाएगा। And that's why when the rigid body is free to move and when you apply the force, the body will start its motion along the straight line that is called as what? Translational or linear, along the line, linear motion. So this is one of the type of the motion of rigid body. और इसके लिए बॉडी का फ्री होना जरूरी है, लेकिन किसी एक पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया बॉडी का, तो बॉडी उसी पॉइंट के अराउंड घूमना शुरू हो जाएगी व्हेन यू अप्लाई द फोर्स। जैसे दरवाजा खोलते हो आप, तो दरवाजा जब खोलते हो तो दरवाजा के हिंजेस जो रहते हैं कि एक तरफ फिक्स रहते हैं और हैंडल को पकड़ के आप उसको खींचते हो, तो वो रोटेशनल मोशन देता है, बिकॉज उसके पॉइंट्स फिक्स है हिंजेस की वजह से। वो फैन रहता है ना घर में, पोर्टेबल फैन रहता है स्टैंड के ऊपर, वो सबको हवा मिलनी चाहिए, इसलिए उसका एक बटन रहता है, बटन ऑन करने के बाद वो फैन इधर भी जाता है फिर इधर भी जाता है, आपकी तरफ नहीं आता है वो। दैट इज नॉट लीनियर, रोटेशनल, लाइक दिस। एंड दैट्स व्हाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन regarding this rigid body when you apply the force on that body. Which are these motion? One is linear, along the line, translational, when the body is free, and when the body is fixed at a point or fixed at a axis, then it will not free to move along the straight line, it will rotate around that point or about that axis, and that motion of the rigid body is called as a rotational motion. Getting the point? So I will show you see, this is a ball. Are you looking this ball? So this ball is moving around its axis. It is not going along a line. वो उसी जगह पे है लेकिन बस वहीं गोल गोल घूम रहा है. So that is which motion? Rotational motion. Okay. And अब इसके बाद ये देखिए, आप ये वीडियो में देखिए, इसमें ये मस्त इतनी मर्सिडीज कार जा रही है. अब ये कार आप रास्ते पे जा रही देख लीजिए, तो ये रास्ते पे सीधा जा रही है. That is what? Linear motion और ट्रांसलेशनल मोशन. अब उसके व्हील को देखेंगे, आप कार को देखेंगे तो कार सीधी जाएगी, लेकिन उस कार के व्हील्स को देखेंगे आप तो व्हील्स एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूम रहे. तो दैट इज व्हाट? रोटेशनल मोशन. तो कभी कभी बॉडी में सिर्फ रोटेशनल मोशन होता है, कभी कभी बॉडी में सिर्फ ट्रांसलेशन होता है ओनली, और कभी कभी बॉडी में रोटेशनल भी होता है एंड लीनियर भी होता है, दोनों एट ए टाइम होता है. क्रिकेट का बॉल बैट्समैन की तरफ जा रहा है लीनियर, और जाते जाते आप उसको अगर स्लो मोशन में देखोगे तो वो खुद के अराउंड भी घूम रहा है. दैट इज अ रोटेशनल मोशन. कार को देखिए, कार को आप देखेंगे तो वो सीधी जा रही है, तो दैट इज लीनियर. लेकिन व्हेन यू ऑब्जर्व द व्हील्स ऑफ द कार, that will rotate around the axis. That's why the example of motion of car is nothing but linear as well as rotational. But आपने किसी बॉल को फिक्स कर दिया और उसको घुमा रहे हो आप ऐसे, तो वो आगे भी नहीं जा रहा है, सिर्फ घूम रहा है. That is only rotation. Are you getting? Now the question arises, when you apply the force on the rigid body which is free to move, then this body started to move in the direction of a straight line. That is called as a linear motion.
Why this happen? Due to the which acceleration? Linear acceleration. So in this case, when your rigid body is moving translational motion में है, then the linear acceleration depends on what? Force which you applied. क्योंकि वो एक्सेलरेशन उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया. ओके, लेकिन नाउ यू जस्ट सी दिस इज अ डोर. अब इस डोर के हैंडल को आपने पकड़ लिया और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया. तो आप जिधर फोर्स अप्लाई करें उसके रोटेशन में टर्न होके वो डोर खुलेगा. तो वो सीधा नहीं जा रहा है, वो टर्न हो रहा है, रोटेट हो रहा है. अब इस रोटेशनल मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन वर्क होता है? क्योंकि वो टर्न करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन. एंड दिस एंगुलर एक्सेलरेशन, due to that angular acceleration, body is not moving along the straight line. It is moving like a circle around the circle. वो round करेगा. And that angular acceleration depend on what? Linear acceleration is depend on what? Force which you applied. इसलिए वो सीधा जिधर फोर्स अप्लाई किया उधर बॉडी जाएगी. लेकिन यहां आपने फोर्स अप्लाई किया एक डायरेक्शन में और आपका बॉडी रोटेट हो रहा है दूसरे डायरेक्शन में. तो अब ये दूसरी डायरेक्शन किसने दी? मतलब ये एंगुलर एक्सेलरेशन आपके फोर्स की डायरेक्शन में नहीं रहेगा. दिस एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन अनदर फोर्स. जो आपने अप्लाई किया उसके डायरेक्शन में नहीं रहेगा, उस पे डिपेंड नहीं रहेगा, on another force, and that is called as a moment of that applied force. And that's why to understand how this rotational motion happen due to the external force and in what direction it is happening, so this angular acceleration is depend on not your external force but the another force, and that another force is called as a moment. And that's why we have to study moment of force initially. So what is moment? Now look at this picture. This is the picture of door. आपके घर में भी होगा, आप ट्राई कर सकते हो. अब इस डोर को एक साइड से हिंजेस में फिक्स कर दिया है और एक ओपन है और वहां हैंडल रहेगा. तो हैंडल की पोजीशन इट इज वेरी वेरी नियर टू द ओपन एंड. अगर उस हैंडल को निकालकर आप हिंजेस की तरफ लेके आएंगे, फिक्स करेंगे, तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा उसको खोलने के लिए. तो इफ यू सपोज दिस इज अ डोर और यहां हिंजेस से इसको फिक्स किया है, ठीक है, और यहां हैंडल होता है इसका, तो यहां पकड़ के जब आप उसको खींचते हो तो आसानी से खुल जाता है, बिकॉज ये फिक्स पॉइंट और यहां आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो हाथों से, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होता है. अगर आपने यहां से ये हैंडल निकाल कर यहां लगा दिया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और इसीलिए डिस्टेंस कम होने की वजह से उस दरवाजे को, उस डोर को खोलने के लिए यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स. और आप कम फोर्स, कम ताकत लगा के खोलना चाहते हो तो डिस्टेंस को बढ़ाना होगा. तो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो उस हैंडल पे एंड द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उनका मल्टीप्लीकेशन. अगर यहां फोर्स में F अप्लाई कर रहा हूं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर D है,
So that F into D is nothing but what? Moment. This is the moment of force. Are you getting? Now, we want to derive the expression of moment of force, and that's why first we will see what is the theorem, and then we will discuss about its consequences. Okay, now I want to prove this expression of moment of force, right? एंड ये जो डिस्टेंस होता है जिसको आप डी बोल रहे हो, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको. तो ये डिस्टेंस जिसको हमने डी बोला था, दैट इज कॉल्ड एज अ मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म that is always perpendicular to the direction of force, and this distance and this force will give you actual magnitude of that moment. All right, now we will find we will write this, find an expression of moment of force F bar acting at a point on a rigid body. On a rigid body. So how to prove this? How we'll get? So first of all, we have to consider one rigid body like this. This is a rigid body. अब मोमेंट के लिए आपको एक पॉइंट फिक्स करना होता है, उसके बगैर मोमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहां पर एक पॉइंट फिक्स करते हैं जिसको नाम देते हैं O. तो O is a fixed point from which we are going to measure the moment of the force. Now you apply the force somewhere at another point. So suppose this is a point at which the name of the point is P, at which I am applying the force in this direction like this. This is the force F bar. Okay. Now draw the perpendicular from this fixed point to this line of action of this force. Why we are making this? Because we need moment arm. Moment arm is always perpendicular to the direction of force. So ये हमने लिया perpendicular, right? और इसको हमने नाम दिया Q. Okay. Now the question is how we can find its expression. So what you are observing, there is a one rigid body. Let O be the fixed point on that body, right? Let F bar be the force applying at point P on the rigid body. Draw the perpendicular from the point O to the action of force at Q. So OQ will become your what? OQ is what? OQ is equal to what you are called moment R. Moment R. Right? And now we have to find the expression of moment of force after explaining all the things which we are observing in this figure. Okay? Now, how you define, what is the definition of moment? By definition, the moment of force F bar is equal to the force, है ना, force, that magnitude लेंगे हम पहले, फिर उसको वेक्टर में बाद में कन्वर्ट करेंगे. तो that is magnitude of force is denoted by F and multiply distance, this perpendicular distance, that is OQ. This is your magnitude of moment of F bar. Now you are observing the right angle here. And if you join this OP by straight line,
this OP is called as a position vector of this point P with respect to O. And if I am denoting this is R bar, वो भी mention करना होगा आपको explanation में. Let OP bar be the position vector of point P from O, and it is denoted by R bar. Then OQP will become a right angle triangle. Will become a right angle triangle. Now I want to find, suppose I am considering this angle is theta. Okay, angle between this position vector and the force is theta. वो भी mention कीजिए, let theta is equal to angle between the force, direction of force and R bar. Now using the trigonometry, I want to find the value of OQ. तो थीटा के ये तो सामने है, अपोजिट ऑफ द थीटा, तो अपोजिट है तो हमको साइन का रेशो लेना चाहिए. Therefore, in the triangle OQP, the value of sin theta is equal to theta की opposite side OQ divided by hypotenuse, that is OP, and that is nothing but R. The magnitude of R bar is R. And if you find the value of OQ, it is nothing but R sin theta. Okay. Now put this value R sin theta here. Let me call this expression is an equation number 1. Therefore, moment of force, the moment of force is denoted by M, suppose, is equal to force, magnitude of force into R into sin theta. Are you getting? Now tell me what is the direction of the moment? It's very simple. आप एक काम कीजिए, आपने कभी नट खोला है स्पैनर से? स्पैनर से नट अगर है घर में अवेलेबल, स्पैनर जिसको पाना बोलते, पाना है ना, गैरेज वाले बोलते हैं ना, 6-12 का पाना, 7-14 का पाना, वो स्पैनर से आप किसी नट को लगाएंगे ऐसे. ठीक है, मैं आपको इधर बता देता हूं कि ये आपका नट है, मान लीजिए ये आपका नट है, जैसे हेक्सागोन में होता है, ये ऐसा ये नट है, और इसके ऊपर आपने ऐसा स्पैनर लगा दिया लाइक दिस, ये स्पैनर है. नाउ आप इसको जब नीचे के डायरेक्शन में, और ये स्पैनर का लेंथ जितना बड़ा होगा उतना आसानी से नट खुलेगा. क्यों खुलेगा? क्योंकि आपका जितना लेंथ बड़ा रहेगा उसका मतलब मोमेंट आर्म बड़ा रहेगा, और मोमेंट आर्म जितना बड़ा उतना फोर्स इनटू दैट मोमेंट आर्म, उनका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आएगा, तो मोमेंट ज्यादा मिलेगा, और मोमेंट ज्यादा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसको आप नीचे की डायरेक्शन में आप अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा. अब टाइट हो रहा है मतलब आप देखो, ये आपका डायरेक्शन है, ये है ना, मोमेंट आर्म का डायरेक्शन इधर है, और ये फोर्स का डायरेक्शन है जो हाथ से आप उसको टाइट कर रहे हो. तो आप ये डायरेक्शन में हो, आर्म की डायरेक्शन, ये उसको परपेंडिकुलर है, लेकिन वो जो नट है वो न इधर आ रहा है न नीचे जा रहा है, वो तो अंदर की तरफ जा रहा है, टाइट हो रहा है ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंट ऑफ फोर्स राइट हैंडेड रूल के हिसाब से चलता है. राइट हैंडेड रूल, देखिए ये आपका मोमेंट आर्म, ये आपका उसको परपेंडिकुलर फोर्स, तो थंब की डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन रहेगा मोमेंट का. तो या तो ये ऐसा भी हो सकता है या तो ऐसा भी हो सकता है. इसलिए व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब ये नीचे कर रहे हो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो नट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, उधर टाइट हो जाएगा वो. और अगर आपने इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में दे दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी वो पहले वाला जो था वो क्लॉकवाइज में था, एंटी क्लॉकवाइज में दे दिया, तो ये नट जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा, खुलना शुरू हो जाएगा, लूज होना शुरू हो जाएगा. तो लूज हो रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन इधर है. मतलब आप देखिए ये अगर आपका राइट हैंड थंब रूल है लाइक दिस, तो आप अगर ये स्पैनर है ये और ये फोर्स है, तो ये इधर जाएगा,
समझा? इन दोनों को परपेंडिकुलर जाएगा। और हम जानते हैं कि जब ये एक डायरेक्शन होती है, ये एक डायरेक्शन होती है, और इसको जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहती है, जो z एक्सिस होता है, z, that is a cross product of these two vectors. And that's why here this is the moment, but the direction of the moment is along the perpendicular to both force and this r bar. तो ये इसकी डायरेक्शन ऐसा परपेंडिकुलर रहेगी. गेटिंग द पॉइंट? ओके, नाउ इसको हम नाम देते हैं, ये डायरेक्शन है, वेक्टर है, तो इसको हम नाम देते हैं ई बार. सो लेट ई बार इज be unit vector along r bar cross f bar. ओके, तो वो ई बार की डायरेक्शन में आपको मोमेंट रहता है, इसलिए मोमेंट की डायरेक्शन जो भी रहेगी ई बार, उसको यहां आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर बन जाएगा. बिकॉज मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन रहती है. एंड दैट्स व्हाई अगर इस एक्सप्रेशन को आप आगे लिखोगे, दिस m bar is equal to f bar, therefore moment m bar is equal to f into r into sine theta, angle between f and r, and into that e cap or e bar. So this is a vector quantity. And you know that what is this? This is the definition of cross product. What is the definition of cross product? A bar cross B bar is equal to magnitude of A, magnitude of B, angle between them, it's a sine, and n cap. n cap की जगह हमने e cap लिया, sin थीटा तो है, मतलब ये दो मैग्नीट्यूड जिसके है, जिस वेक्टर के, उनका क्रॉस प्रोडक्ट. So therefore this is f bar cross r bar. Or you can write this is a r bar cross f bar. Okay, so therefore vector moment of f bar is equal to r bar cross f bar. It depends. देखो क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होता नहीं है, आप उसको चेंज करेंगे तो माइनस आएगा. तो माइनस मतलब आपका जो स्पैनर से नट खोलते हो तो या तो नट अंदर भी जा सकता है या तो बाहर भी आ सकता है. तो इसका मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पैनर को घुमाओगे, दैट इज अ पॉजिटिव फोर्स, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो दैट इज अ नेगेटिव फोर्स. उसके हिसाब से आपका नट जो है वो या तो लूज होगा या तो टाइट होगा. जब टाइट होगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वेक्टर मोमेंट है, या अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो वहां माइनस साइन आएगा. तो दैट इज द कन्वेंशन. बट दिस इज vector moment of a bar, and if you take the magnitude of this m bar, that is denoted by m, it is nothing but magnitude of r into what? This is the cross product. So you have to take magnitude of this r bar cross f bar, and you know that this is magnitude of, how to write the cross product? Magnitude of r into magnitude of f into sine of angle between them into that e cap. And all these are the scalar quantities. This is a vector quantity, but it's unit vector, therefore its magnitude is 1. तो आप सबका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये r तो मैग्नीट्यूड ही है, into ये f है, into ये sin थीटा है, and the magnitude of e cap because it is unit vector, that is 1. तो ये मिल जाएगा आपको r f into sin थीटा. And this f if you are keeping as it is, तो ये r और ये sin थीटा मिलकर बन जाते हैं what? OQ. और इस OQ को हम बोलते हैं perpendicular distance from the fixed point O to the direction of force, that is called as the moment R. So this is an expression of moment of force. You have to write all these things in your notebook. This is also moment of force, also called as a torque. कभी कार खरीदने गए होंगे तो वो सब देखा जाता है कि इसका टॉर्क कितना है. टॉर्क मतलब इट इज द एक्चुअली एबिलिटी ऑफ फोर्स. व्हाट इज दिस? मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टॉर्क,
And torque is what? It is the ability of force to produce rotational motion, is measured in terms of moment of force or torque. So what is the, finally tell me, what is the understanding about the torque or moment of force? Moment of force or torque is an ability of the force जो आप अप्लाई करते हो to produce rotational motion of that rigid body. I hope that you understood all the things and you try to think over it, try to understand the concept of this very beautiful concept, and mathematical expression I have explained how to get the expression of moment of force. Thank you.